जय हिंद दोस्तों। पूरी उम्मीद है आपने गुरुवार की रात को अग्नि 5 का टेस्ट जरूर देखा होगा। एक्चुअली जब मैंने इसे देखा था तो बहुत देर तक समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। पहले लगा कि कोई यूएवी हमारे शहर में आ गया है। हालांकि बाद में न्यूज़ देखने के बाद समझ में आया कि ये अग्नि 5 का टेस्ट था। खैर, बड़ी अजीब इत्तेफाक है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जवानों ने तवांग में चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, और तुरंत से 5-6 दिन बाद इस तरह से अग्नि 5 को टेस्ट करना बड़ा अजीब संयोग है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर अग्नि 5 को रात में ही क्यों टेस्ट किया गया है, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, स्पीड 24 मैक तक कैसे पहुंच रही है, और साथ ही इसके टेस्ट से पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ा है। बस आप इस छोटे से वीडियो में बने रहिए। इस मिसाइल से संबंधित सारे तथ्यों को हम एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये नितिन गडकरी साहब का ट्वीट है जिसमें इन्होंने इस टेस्ट के लिए डीआरडीओ की टीम को बधाई दी है। दरअसल इस मिसाइल को उड़ीसा तट के पास स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया था, जो यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को हिट किया है। खास बात है कि यह मिसाइल परंपरागत एक्सप्लोसिव के अलावा 1500 केजी के न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकता है। इसे डिजाइन डीआरडीओ ने किया है और इसका मैन्युफैक्चरर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। अग्नि 5 के इंडक्ट करने से भारत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो जाएगा, जिससे भारत की सामरिक रणनीति में अब बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, इसके रेंज को लेकर एक मैप जारी किया गया है, जिससे कि इस मिसाइल से अमेरिका को छोड़कर पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप इसके ऑपरेशनल रेंज में आ गया है। साथ ही इस मिसाइल का निशाना गजब का है। खास बात है कि यह 1.5 मीटर के भीतर एकदम पिन पॉइंट पर निशाना लगा सकता है। खैर, इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, इसके टेस्ट को लेकर न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो आपसे सवाल है कि क्या यह अग्नि 5 का पहला टेस्ट था? जी नहीं, ये अग्नि 5 का लगभग 9वां टेस्ट है, जो 2012 से ही चल रहा है। तब से इसे लगातार नई नई टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया जा रहा है। वैसे किसी भी वेपन का जितना ज़्यादा टेस्ट किया जाता है ना, उसमें सुधार की गुंजाइश उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए किसी भी वेपन का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल है कि इस बार का टेस्ट इतना ज़्यादा खास क्यों है। सबसे पहले ये समझिए कि इस मिसाइल का वजन तकरीबन 50,000 केजी है। अब किसी भी रॉकेट का वजन अगर इतना अधिक है तो उसका मोबिलिटी भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर हम इसका वजन कम कर पाते हैं तो इसकी गति और ज़्यादा बढ़ सकती है, जो हो सकता है कि मैक 25 को भी क्रॉस कर जाए। तीसरी बात है कि अगर रॉकेट का वजन कम है तो फ्यूल को भी बचाया जा सकता है। तो इस बार का टेस्ट इसके भार को कम करने के लक्ष्य के साथ किया गया है, जिसके लिए इसमें कुछ नई तकनीक के साथ कुछ नए उपकरणों को भी लगाया गया है, ताकि इसके भार को थोड़ा और कम किया जा सके। साथ ही इस बार इसका नाइट ट्रायल करके इसे फुल रेंज के साथ टेस्ट किया गया है, ताकि इसका आकलन किया जा सके कि क्या इसके रेंज को और कितना ऑप्टिमम लेवल तक सुधारा जा सकता है। आपको पता होगा कि यह किसी भी वेदर में किसी भी समय फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जाहिर सी बात है कि पड़ोसी वाले चाचा को इस बात के लिए टेंशन हो गई है। आपको इस बात पर हंसी आएगी कि हम कह रहे हैं कि इसका रेंज 5000 किलोमीटर ही है, लेकिन चाइना कह रहा है कि नहीं, इसका ऑपरेशनल रेंज 8000 किलोमीटर है। वैसे आप ये समझिए कि इसका जो रियल ऑपरेशन रेंज है ना, वो केवल डीआरडीओ को ही पता है। आप समझिए कि कुछ बातें सीक्रेट ही रहनी चाहिए। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल साहब की ये कविता मुझे बहुत पसंद है। खैर, आइए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। इसके प्रपल्सन के लिए इसमें 3 स्टेज में सॉलिड रॉकेट इंजन लगे हुए हैं, जिसमें कि दूसरे और तीसरे चरण में वजन को थोड़ा कम करने के लिहाज से कंपोजिट मोटर केसिंग लगे हुए हैं, जो प्रोपेलेंट के रूप में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इसके बाद है रेंज। इसके रेंज को लेकर हम पहले ही समझ चुके हैं कि इसका स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर है। साथ ही इसकी गति को लेकर मन में एक प्रश्न आता है 24 मैक, यानी कि ध्वनि की गति से 24 गुना अधिक। आइए इसे समझते हैं। देखिए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के ये 3 स्ट्राइक फेज होते हैं: बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और टर्मिनल फेज। बूस्ट फेज में मिसाइल अपने इंजन के पूरे थ्रस्ट से ऊंचाई लेता है, और इस समय यह लगभग अपने ही टेरिटरी में होता है। दूसरा फेज होता है मिड कोर्स फेज। इसमें मिसाइल अपने मैक्सिमम अपोजी पर होता है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है। लगभग जितने सारे मिसाइल इंटरसेप्ट होते हैं ना, वो लगभग मिड कोर्स फेज में ही इंटरसेप्ट हो जाते हैं। और इसके बाद आता है टर्मिनल फेज। ये मिसाइल का डिसेंट फेज होता है। आप समझिए, यहाँ पहले तो इसके इंजन का थ्रस्ट लग रहा होता है,
दूसरा, पृथ्वी के ग्रेविटेशन में यह एकदम फ्री फॉल होकर नीचे गिरता है। इसी समय कोई भी मिसाइल अपने मैक्सिमम स्पीड पर होता है और यहाँ किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। तो अग्नि 5 की टर्मिनल फेज में स्पीड मैक 24 हो जाती है। यहाँ पर खास करके अग्नि 5 को इंटरसेप्ट करना फिलहाल किसी भी देश के बस की बात नहीं है। इसके बाद है गाइडेंस एंड कंट्रोल। इसके लिए इसमें रिंग लेजर जायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। देखिए, ये इस तरह का डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी को नापने का काम करता है और उसके रोटेशन और ट्विस्ट के बारे में अपने मिसाइल को बताता है। मतलब आप साधारण शब्द में ये समझिए, अगर ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट करता है या अपना एंगल बदलने की कोशिश करता है तो मिसाइल भी अपने आप को उसी एंगल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है और जाकर पिन पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। इसके बाद है मोबिलिटी। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की है कि इसका वजन 50,000 kg है। तो इसके लिए फिलहाल अभी इसका मोबिलिटी इस तरह से रोड से किया जाता है। हालांकि अभी भी ये डेवलपमेंट फेज में है, तो हो सकता है आगे इसका वजन और कम कर लिया जाए। फिर हो सकता है कि इसका मोबिलिटी बाय एयरक्राफ्ट भी किया जा सके। इसके बाद है MIRV तकनीक, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये इसका खास फीचर्स है। देखिए, ये इस तरह का होता है। अगर साधारण शब्द में समझें तो ये एक ही वॉरहेड के अंदर बहुत सारे मल्टीपल वॉरहेड को प्रोग्राम करना। इसकी खासियत ये है, ये सिंगल स्ट्राइक में मल्टीपल टारगेट को हिट करता है और लार्ज स्केल पर डैमेज करता है। इस कंडीशन में अगर आप इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं तब भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे मिसाइल की स्ट्राइक प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है और टारगेट को बहुत बड़ा डैमेज मिलता है। खैर, इसके टेस्ट से पड़ोसी देशों को काफ़ी दर्द है। बाकी नाटो ने साफ कहा है कि वे इससे अपने और अपने सहयोगी देशों के लिए इससे कोई खतरा नहीं समझते हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।